मुंसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली में महात्मा बुद्ध से मुतल्लिक मुकद्दस पैराहवा के आसार के बैनुल अक़वामी नुमाइश का किया इफ्तिताह। तकरीब से किया खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अंडमान में वज़ारत दाखिला के पार्लिमानी मुशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मुतालिक मुख्तलिफ अहम उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड माल्टा फेस्टिवल में की शिरकत। किसानों की हौसला अफजाई की। चीफ मिनिस्टर गोवा प्रमोद सावंत ने शीतकारी आधार निधि स्कीम के तहत किसानों में इमदादी खतूत तकसीम किए। तकरीब में दीगर कायदीन ने भी की शिरकत। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में महात्मा बुद्ध से मुतल्लिक मुकद्दस पैराहवा के आसार के बैनुल अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब भी किया। 1898 में दरियाफ्त किए गए पैराहवा बाक़ियात बुद्ध मत की इब्तदाई तारीख के मुतालिए के हवाले से मरकजी हैसियत की हासिल है। 1 सदी कबल पैराहवा से वतन लाए गए मुकद्दस बाक़ियात और आसारे कदिया साजो सामान को दिल्ली के नेशनल म्यूजियम और कोलकाता के इंडियन म्यूजियम के जखीरे में महफूज किया गया है। एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अंडमान में वज़ारत दाखिला के पार्लिमानी मुशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में वज़ारत दाखिला से मुतल्लिक मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में ममलकती वज़ीर दाखिला बंटी संजय कुमार और ओहदेदारान ने शिरकत की। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड माल्टा फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुकामी किसानों की हौसला अफजाई भी की और रियासती ज़रई पैदावार को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवाम और ओहदेदारों ने शिरकत की। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने काश्तकारी आधार निधि स्कीम के तहत किसानों में इमदादी मंजूरी के खतूत तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा, गोवा हुकूमत ने तकरीबन 369 लाख रुपए की रकम 3,920 किसानों में तकसीम की है। उन्होंने बताया कि रियासत के हर किसान को हुकूमत गोवा की जानिब से 100% मुआवजा फराहम किया गया है।
कंपेंसेशन लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट करना था तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 369 lakhs of रुपीज आज हमने मोर देन 3,920 फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी और प्रेमेंद्र शेठ दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। गोवा के हर एक फार्मर को जिसको मैंने क्रॉप लॉस हुआ था रेनी सीजन में लास्ट, उसको 100% लोगों को क्रॉप कॉम्पेंसेशन देने का काम मेरी सरकार ने किया है। ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए हर बार एग्रीकल्चर सपोर्ट देने का काम मेरी सरकार हमेशा के लिए करती है, चाहे वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सेक्टर में सब लोगों को जो सपोर्ट देना चाहिए वो हमेशा के लिए देते हैं। आज फिर एक बार हमने क्रॉप कॉम्पेंसेशन देके लोगों को सहायक किया। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने सावित्रीबाई फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि खवातीन की तालीम, समाजी इंसाफ और मसावात के लिए उनकी जद्दोजहद हम सब के लिए एक तहरीक है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल ने कहा कि 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए विकसित भारत जी राम जी बिल पर तफसीली गौर-व-खोज किया गया। उन्होंने कहा कि इजलास में फैसला किया गया कि इस कानून के खिलाफ मुल्की तहरीक मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस नए कानून का मकसद गरीबी मिटाओ स्कीम मनरेगा को कमजोर करना है। 27th December, an important meeting of Congress Working Committee held at New Delhi to discuss about the BB Gram G law enacted by the Union government. As Jairam rightly pointed out, there was a serious discussion, deliberation happened that day about the future course of action against this new law. The Congress Working Committee decided to launch a national-wide agitational campaign, Manrega Bachao Sangram, throughout the country. Basically, the design of the new law is very clear: to kill Manrega, which is one of the best demand-driven scheme of this country, poverty alleviation scheme of this country. Not only this country, internationally renowned poverty alleviation scheme. You people know that every year 5-6 crore rural families found work in their own villages. Hunger reduced, migration declined, rural wages rose, and durable assets such like a pond, roads, canals, and check dams were created. During droughts, floods, COVID, economical crisis period, Manrega became the strongest safety net for the कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत से मशवरा किए बगैर मनरेगा मनसूख कर दिया, जो उसके आमिराना रवैये की अक्कासी करता है। ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮನ್ರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಜೊತೆಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ 16 ಲಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ 16 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷ 6 ಕೋಟಿ 21 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 53.61% ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12.26 ಲಕ್ಷ 12.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
12.16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 53.61% ಮಹಿಳೆಯರು, ಸುಮಾರು 6,21,00,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में पटना हाईकोर्ट के इंतजामी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खिताब करते हुए कहा कि इंतजामी ब्लॉक का संग बुनियाद रखना मेरे लिए एजाज है। उन्होंने कहा कि बिहार के सरजमीन ने हमेशा मजबूत इदारों और आईनी इक़दार को फरोग दिया है। Privileged to join you today in the laying of foundation stone of the administrative block, the IT block and other facilities of the Patna High Court. I believe this occasion assumes a deeper resonance in Bihar, a land that occupies a distinctive place in India's civilizational memory. Bihar teaches us that institutions are not static monuments. In fact, they are living organisms that endure because they continuously. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार के पटना में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉन्वेक्शन 2026 की तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा में असनाद तकसीम किए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस तकरीब से खिताब भी किया। Request Honorable Mr. Justice Ehsanuddin Amanullah to award the medal to Ms. Shaloni, Mr. Vijay Shankar Prasad Gold Medal for Topper Girl, late Vibhuti Prasad Pandey Gold Medal for Topper in Cyber Laws and Data Protection. I request Sri P.K. Sahi to award the medal to Ms. Adya Ambastha, Mr. Syama Prasad Mukherjee Medal for Topper in Intellectual Property Law. I request Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal to award the medal to Mr. Mayank Kumar Verma, P.K. Sahi Medal for Topper in Constitutional Law. Are candidates and for which you have been recommended, you will in your daily life and conversation conduct yourself as a worthy member of this university. Let the candidates be now. हिमाचल प्रदेश के शिमला में CPI-MN धर्मशाला के कॉलेज की एक लड़की की मौत के मामले को लेकर वहां पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन ने इस वाक़े की तहकीकात करवाने पर जोर दिया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। की मौत की निष्पक्ष जांच करनी होगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिगत उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़ित को न्याय देना होगा। शाला कॉलेज की एक छात्रा जिसकी मौत पिछले कुछ दिनों पहले हुई है, ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है। हमारी पार्टी CPIM जो है इसको लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और इसमें जो तथ्य पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं विभिन्न माध्यमों से, तो उससे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी मौजूदा व्यवस्था है वो जो है इस जो बिटिया है पल्लवी है वो जो है उसकी मौत के लिए जिम्मेवार है। और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न उठता है, ये जो पुलिस के द्वारा समय रहते जो कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला जो है सितंबर में घटना घटित होगी और उसके बाद जो परिवार है उस छात्रा का वो जो है विभिन्न हॉस्पिटल्स के अंदर उसका इलाज कराता रहा। बावजूद इसके कि पुलिस को जो है इसकी सूचना मिल गई थी, पुलिस ने अभी तक जो है जब तक उसकी मौत नहीं हो गई उस बिटिया की तब तक जो है कोई मामला दर्ज नहीं किया। तो पिछले कल हम जो है जो पुलिस महानिदेशक है हिमाचल प्रदेश के, इस मुद्दे को लेकर जो है हम मिले थे और हमने कहा है कि पुलिस ने क्यों देरी की है। जो मुख्य मुद्दा हमने उठाया है
एफआईआर दर्ज करने में और इस मामले की कार्रवाई करने में, तो उसकी भी जो है वो जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है, जो परिवार ने जो है जब एफआईआर दर्ज किया और पुलिस ने भी जिस मामले में की, उसकी प्रताड़ना जो है कॉलेज के अंदर काफी पहले से जो है वो की जा रही थी, चाहे रैगिंग के रूप में, चाहे जो अध्यापक है उस कॉलेज के, जिनका नाम जो है उस बिटिया ने मरने से पहले हॉस्पिटल में लिया। इंदौर में आलूदा पानी के मसले के बाद जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने सूरत-ए-हाल की ताज़ा तफसीलात फराहम की है। शिवम वर्मा ने बताया कि जिला इंतजामिया ने इलाके में सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जहां हॉटस्पॉट के गिर्द 3679 घरों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रिंग सर्वे के लिए इलाके में 20 टीमें तैनात की गई है और ये काम NGOs के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। इस वक्त अस्पताल में 203 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 25 मरीजों का इलाज ICU में जारी है। आलूदा पानी की वजह से अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। जिन दीगर अफराद की हलाकतों के दावे किए जा रहे हैं, उनके मामलात की छानबीन के लिए डेथ ऑडिट कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अवाम से अपील की है कि वो साफ पानी का इस्तेमाल और अस्पताल की हिदायत पर अमल करें, ताकि मजीद इंसानी जानों के नुकसान से बचा जा सके। देखिए, भगीरथपुरा में अभी हम लोग का जो प्राइम फोकस अभी चल रहा है कि सभी जो जिनको ऐसे पेशेंट जिनको डायरिया रिलेटेड सिम्टम्स दिख रहे हैं उनका चिन्हांकन करना, इसके लिए रिंग सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सभी घरों पर हमारी ANM, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी पूरी एक टीम जा रही है और ऐसे सभी जो व्यक्ति जिनको इस प्रकार के लक्षण हैं डायरिया रिलेटेड डिजीज, उनका चिन्हांकन करते हैं, उनको ORS किट और बाकी चीज देते हैं और जहां भी लगता है कि उनको एडमिट करने की या डॉक्टर से दिखाने की जरूरत, तो उनको सबको आइडेंटिफाई करके उनको मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ अभी अच्छी मतलब जो पानी के उपयोग के संदर्भ में कुछ अभी एक एग्रेसिव IC कैंपेन चलाया जा रहा था। आज भी यहाँ पे 200 हमारे NGO के जो बच्चे हैं पूरी टीम बनाकर उनको भेजा गया है और वो सभी जगहों पे यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि पानी को 15 मिनट तक उबाल कर पीना है। जो नगर निगम के टैंकर लगाए गए हैं केवल उन्हीं के पानी का उपयोग करना है। और चूंकि हमारी सभी जो वाटर सप्लाई की लाइन्स हैं और जो हमारे बोरवेल्स हैं उन सबकी मतलब क्लोरिनेशन की डोजिंग की जा रही है अभी, तो इस कारण से इनका उपयोग नहीं करना है। हमारी लाइन्स की और सबकी अभी हम लोग क्लोरीन की फ्लशिंग कर रहे हैं और इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद ही जब ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारी अच्छी डोजिंग हो गई है, तो उसके बाद ही इसका उपयोग करने के लिए हम लोगों को एडवाइस करेंगे। तो इन सब पे काम चल रहा है हमारा। पाइपलाइन की सर, उससे पानी कल टेस्टिंग के लिए छोड़ा गया था। हाँ। आज का दिन है होने वाला, तो क्या छोड़ा जाएगा और क्या अभी वो पीने लायक है या नहीं, उसको लेकर क्या आपकी? नहीं, देखिए अभी वो पीने लायक नहीं है। अभी हमारी टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। अभी उसमें क्लोरीन की डोजिंग करके उसको फ्लशिंग की ये कार्य अभी ये टेस्टिंग हमारी चलती रहेगी। जब तक ये चलेगा तब तक इसको पानी का उपयोग नहीं करना है। ये हम निरंतर हम सभी जो सम्मानित नगर वासी हैं जो भगीरथपुरा में रहते हैं उनको बता भी रहे हैं और अभी केवल टैंकर जो हमारे हैं उनका ही उपयोग करना है और उस पानी को भी 15 मिनट उबाल कर उसके बाद ही पीना है। कुल 203 हमारे अभी मरीज जो हैं जो 41 अस्पतालों में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और 6 डेथ हो गई हैं। इसमें दुखद मृत्यु हुई है 6 लोगों की और 203 पेशेंट्स में 34 लोग ICU पे हैं, जिनको हम लोग फोकस मैनर में उनको भी हम लोग मेडिकल। समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान आशुतोष वर्मा ने इंदौर में आलूदा पानी की सप्लाई और लोगों की मौत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम को साफ हवा, साफ पानी और बुनियादी चीजों की फराहमी में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंदौर में मेयर बीजेपी का है, रुकन असेंबली बीजेपी का है, हुकूमत बीजेपी की है। जहां बीजेपी की हुकूमत होती है वहां मुलाजमीन पर कार्रवाई की जाती है और जहां अपोजिशन की सरकार होती है तो अपोजिशन जमात के लीडरों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशनल हत्या है। ये कोई घटना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, तो अगर कोई घटना घटती है तो अधिकारी दोषी कैसे होते हैं? अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? ऐसा क्या होता है कि जब विपक्ष की जहां सरकार होती है वहां नेता को टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी और जहां उनकी खुद की सरकार होती है वहां अधिकारियों को टारगेट करती है। भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन से, लोकहित के कामों से कोई मतलब नहीं है। न वो साफ हवा दे पा रहे हैं, न साफ पानी दे पा रहे हैं, न साफ वातावरण दे पा रहे हैं, न शिक्षा दे पा रहे हैं, न घर दे पा रहे हैं, न नौकरी दे पा रहे हैं। वो किस बात की सरकार है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत वहां पर अपने आप को रिजाइन करना चाहिए। विधायक को, मेयर को और पार्षद को और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। देखिए, आप सोच सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, जो इस देश की बड़ी लीडर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडर रही हैं, वो कितनी उपेक्षित महसूस कर रही हैं।
कि खुद उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, मतलब पार्टी उनको चुनाव लड़ाना नहीं चाहती है। और आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो भारतीय जनता पार्टी में से किसी भी व्यक्ति की आवाज नहीं निकलती है उमा भारती के अलावा। मैं साधुवाद देता हूं ऐसी नेता को कि कम से कम उनमें ये गट्स है कि अपनी सरकार के खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं, और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पे करनी चाहिए। देखिए, इस भारत के आजाद लोकतंत्र में हमने टीएन शेषन जैसे एक चुनाव आयुक्त देखा है, और हम याद करते हैं वो दौर जब इंदिरा गांधी को भी चुनाव लड़ने से हटाया जाता है। उस दौर में ज्ञानेश कुमार जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक विपक्ष सरकार के साथ मिलके चुनाव आयोग नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का आयोग बना के चला रहे हैं, कोई भी विपक्षी पार्टी उनको सीधे से बात कर सकता है। दुखद है हम ऐसे समय में ऐसे चुनाव आयोग के साथ। वादी कश्मीर के श्रीनगर में मौसमियाती महकमा ने खबरदार किया है कि 1 से 6 जनवरी के दरमियान कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि मगरबी हवाओं के असरात से बालाई और वादियों में हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान हैं, जबकि कमोबेश इलाकों में धुंध और सर्द हवाएं चलने के इम्कान हैं। उन्होंने अवाम को मोहतात रहने और सर्द मौसम में हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खासकर कल भी खुली धूप रही और दिन में जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 12-13 डिग्री तक सारे स्टेशन के अंदर रिकॉर्ड किया गया, और खुली धूप और रात के टाइम नाइट स्काई की वजह से खुली क्लियर स्काई के कारण टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट देखा गया। और खासकर पहलगाम गुलमर्ग की बात करें तो -7 तक टच किया है ऑलमोस्ट। और यहाँ सेंट्रल कश्मीर या बाकी जो हिस्से हैं खासकर साउथ कश्मीर के अंदर, यहाँ पे भी आज -1 -2 तक चला गया। तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा फॉल हुआ है खासकर वेट स्पेल के बाद, और कमिंग डेज में भी इसी रेंज में रहने के चांसेस हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट -2.4 -2.5 तक रहना चाहिए, खासकर यहाँ श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर। बाकी जो हिल स्टेशन है यहाँ पे -7 -8 तक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसी हिसाब से ही टेम्परेचर जो है करंटली चल रहे हैं। और फोकास्ट जो है कमिंग डेज में फिलहाल 5-6 के बीच में एक फीबल WD है, तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है। स्लाइड राइज के चांसेस हैं, खासकर जो मिनिमम टेम्परेचर है। उसके बाद जो है फिर से थोड़ा सा फॉल होने के चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल जो है फिलहाल 15 जनवरी तक कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसमें हैवी रेन हैवी स्नो का फोरकास्ट हो, और मौसम जो है अमूमन ड्राई रह सकता है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, अभी खासकर लास्ट 3 विंटर्स की अगर हम बात करें तो माइनस में रहे टेम्परेचर्स, -5 -6 तक भी टच किया, खासकर पीक जुलाई कलान के दौरान। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़रूरी है आपका एक स्नो स्पेल होना। तो बर्फ़ के कारण थोड़ा सा एक तो प्रेसिपिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है उसके फॉल जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, खासकर हिल स्टेशन के अंदर भी और जो मैदानी इलाके हैं खासकर वैली के अंदर। तो इस बार उस हिसाब से बर्फबारी नहीं हुई, और खासकर अभी भी एक माइनर वेट स्पेल हुआ जो पहाड़ी इलाकों के अंदर ही देखा गया। बाकी प्लेन्स में जो है मौसम अमूमन ड्राई ही रहा, एक्सेप्ट कुछ एक जगहों पे या हल्की फुल्की बारिशें हुई ड्रिजल टाइप, लेकिन इन जनरल जो है ड्राई ही रहा। तो ओवरऑल जो है इसके कारण जो चिलाई कलान में ठंड जो है वो उतना ज़्यादा फिलहाल महसूस नहीं हो रहा। और कमिंग डेज में भी ऐसे कोई फोकास्ट नहीं है बारिश या बर्फबारी के हवाले से। तो जो करंट ट्रेंड चल रहा है इसमें आधा 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्मल से ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन कोई मेजर शिफ्ट के चांसेस नहीं है। मुंसिफ न्यूज में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।